चलिए आज देखते हैं। ये तो हमने समझ लिया था जब किसी हम क्लोज्ड कॉइल को, क्लोज्ड लूप को, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है ना। तो उसका आज एक एप्लीकेशन देख रहे हैं हम लोग। ये है सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो सस्पेंडेड क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो इसके पार्ट समझते हैं क्या क्या है। ये जो ब्लैक से बना हुआ आप देख रहे हो, ये पोर्शन इसका फ्रेम है। यहां पे टॉरसन हेड लगा हुआ है। इस टॉरसन हेड में एक स्ट्रिप लगी हुई है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप पतली सी स्ट्रिप होती है और बहुत हाई टेंशन बियरिंग कैपेसिटी होती है इसकी। ठीक है ना। जैसे आप रोप लोगे तो जैसे जैसे रोप मजबूत होती जाती है तो वो ज़्यादा मोटी होती जाती है, टेंशन बियर कर पाती है, लेकिन रोप तो मोटी करनी पड़ती है आपको। तो रोप की जगह हम रोप ना यूज करके यहाँ पे एक एलॉय यूज कर रहे हैं फॉस्फोर और ब्रॉन्ज का। उसकी पतली सी स्ट्रिप बना दी है। इस एलॉय की स्पेशलिटी की बहुत पतला होने के बाद भी ये बहुत हाई टेंशन बियरिंग कैपेसिटी रखती है। तो ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है हमारे पास। ये कॉइल है, इंसुलेटेड कॉइल कॉपर की। ठीक है ना। इस तरह से ये इसकी कॉइलिंग की गई है। अब ये कॉइल जो है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, से कैपिटल एन टर्न्स है। इन्हें एक सॉफ्ट आयरन कोर के सिलेंडर के ऊपर, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है ये, इसके ऊपर बाउंड अप कर दिया है। ये ब्लैक वाला सिलेंड्रिकल सरफेस है। जैसे ये सिलेंडर है मेरे हाथ पे, इस पे कॉइलिंग करता जाऊं मैं, ये एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, तो देखो टर्न तो रेक्टेंगुलर्स बनेंगे। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, इस तरह से रेक्टेंगुलर टर्न्स कर दिए हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इस तरह से ढेर सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स कर दिए हैं। ये परमानेंट यू शेप्ड मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है काफी, और परमानेंट मैग्नेट है। इसके पोल्स को जो है फाइल करके कॉन्केव शेप दे दी है। कॉन्केव शेप देने का पर्पज है कि जो कॉइल का रीजन है, ये एक्चुअली वो कॉइल छोटी जगह पे है यहाँ पे, तो इसमें जो कॉइल का रीजन है उसमें वहां पे फील्ड रेडियल हो गई। रेडियल फील्ड का मतलब जैसे इस तरह से फील्ड जा रही है आपके पास। अब रेडियल फील्ड होने से क्या होगा, इस सेंट्रल रीजन में फील्ड बहुत पास पास हो जाएगी, तो फील्ड काफी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग फील्ड मिलती है हमारे को। तो हमारे से पूछा जाएगा कि इसको कॉन्केव क्यों किया गया है, तो कॉन्केव करने का पर्पज है टू गेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। यहां पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। अभी सबका पर्पस करूंगा। नीचे से स्प्रिंग फिक्स्ड है अपनी जगह पे। आप देख रहे हो कि ये जो हमारा कंडक्टिंग कॉइल है, ये इसके थ्रू होते हुए ये स्ट्रिप के ऊपर ही चिपका दिया। जैसे ये स्ट्रिप है ना, इसके ऊपर मिरर चिपका हुआ है, गोल सा एक मिरर है, उसको चिपका दिया है इस पे। ठीक है। इस स्फीयर का, इस मिरर का क्या पर्पस है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक। लेकिन फिर भी अगर किसी को जानना होगा और वो मेरे को व्हाट्सअप करेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। और अभी तो हम देखते हैं एक बार कि क्या क्या है हमारे पास। तो मेन पार्ट्स इसके समझ लीजिए पहले तो क्या क्या है। परमानेंट मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है हमारे पास, जिसके पोल्स को हमने कॉन्केव कर रखा है। एक सॉफ्ट आयरन की कोर है जिसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की वाउंडिंग कर रखी है, कॉइलिंग कर रखी है। ये कॉइल हो गई। एक प्लेन मिरर है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, जिसकी मदद से हमने इस कॉइल को अलोंग विद द कोर सस्पेंड कर रखा है। यहाँ पे एक स्प्रिंग है और इसके बाद ये पूरा इसका फ्रेम है। इस फ्रेम का ये टॉर्सनल हेड है जहां पे सारी ये फोर्सेस को करेगा। अब देखो ये दो टर्मिनल्स हैं। इन्हीं दोनों टर्मिनल्स को हमने सर्किट में कनेक्ट करना है करंट पास कराने के लिए। जैसे मान लो अगर एक बैटरी ले लूं तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट कर दूं तो नेगेटिव यहां कनेक्ट कर दूं, तो करंट इस तरह से फ्लो करना शुरू करेगा। स्प्रिंग के थ्रू होता हुआ कॉइल में जाता हुआ घूमता 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 इधर आएगा, इधर से होता हुआ यहां से होता हुआ वापस बैटरी में चला जाएगा। ठीक है। पहले तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम कुछ इसकी बात करते हैं कि वैसे ये सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या। गैल्वेनोमीटर है तो ऑब्वियसली इसका पर्पस क्या है, करंट को डिटेक्ट करना। ठीक है ना। विद सुटेबल मॉडिफिकेशंस इसके साथ आती हैं, तो ये करंट को मेजर करने का काम करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है, करंट मेजर कर सकता है। बहुत सेंसिटिव है। जो छोटा वाला हमारे लैब में मिलता है ना, फिक्स्ड कॉइल वाला जिसमें रोटेट करती थी नीडल, वो जो है इतना सेंसिटिव नहीं होता। ये बहुत सेंसिटिव हमारे पास है, काफ़ी सेंसिटिव होता है, और ये काफ़ी बड़ा भी है उसके कंपैरिजन में। इसको इस तरह से टेबल टू टेबल मूव नहीं कराना है हमारे को। ठीक। अब देखो
वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले तो हम समझ गए कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही हाई सेंसिटिविटी के साथ करंट या वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा। ठीक, करंट डिटेक्शन, वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट विथ हाई सेंसिटिविटी करता है ये। ठीक, अब दूसरी चीज आ जाती है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि हमने कहा था जब भी हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट आएंगे तो हमारे लिखने का होगा पहले उस इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन या जो काम है उसका करने का वो हम बताते हैं कि इसलिए यूज होता है। दूसरी चीज आती है वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि कौन से फिजिक्स के लॉज, कौन से फिजिक्स के फैक्ट्स के ऊपर वो काम करता है। तो ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो प्रिंसिपल है कि अगर कोई क्लोज लूप है और उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसमें हम करंट पास कराते हैं तो वो लूप टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो इट वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट अ क्लोज करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अभी वर्किंग सारी एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो ये हमारी कॉइल के लिए। अब कंस्ट्रक्शन आती है तो कंस्ट्रक्शन में आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाने के साथ साथ उसकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताने हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपके पास, आप बताओगे कि कॉइल है इसमें जिसे आपने सॉफ्ट आयरन के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर कॉइल के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड किए हुए हैं। इस कॉइल को आपने फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप की मदद से एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट यू शेप्ड मैग्नेट के पोल्स के बीच में सस्पेंड कर रखा है और इस मैग्नेट के पोल्स को आपने फाइल करके कॉन्केव से शेप दे रखी है सो एज टू गेट रेडियल फील्ड। ठीक है ना, ये इसके मेन कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास। अब सर्किट का कनेक्शन हमें समझ चुका है, T1 और T2 से करना है। करंट इसमें एक जगह से एंटर करेगा, एक जगह से लीव करेगा, तो इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। अब देखो क्या है कि आप समझो जैसे ये कॉइल है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए मान लो यूनिफॉर्म है और इस तरह से डायरेक्टेड है। जब और करंट इस कॉइल में मान लो इस तरह से फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल। इस तरह से करंट का फ्लो ये हो गया आपके पास। अब इस आर्म में करंट फ्लो करता है, फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है, फोर्स किधर लगेगी, करंट हो गया अपवर्ड, फील्ड उस तरफ डायरेक्टेड हो गई, एफ बी आई, बी मैंने मैश किया, करंट बैक किया, तो फोर्स इस तरफ चली गई। इस आर्म पे फोर्स मेरी तरफ आ गई। ठीक है, अब करंट जो है फिर से देख लेते हैं एक बार, मैंने गलत तो नहीं किया कहीं। करंट इस तरह से था, फील्ड उधर थी, बी इधर किया, आई इधर किया, फोर्स इस तरफ चली गई, थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इस आर्म पे कोई फोर्स नहीं लगी। क्यों नहीं लगी फोर्स, इस पे करंट और इस आर्म के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री का हो सकता है। और टॉर्क आपको मालूम है, आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था वो होता था NIAB साइन थीटा। तो वो थीटा वाला टर्म आपके पास, साइन थीटा 0 है तो साइन थीटा 0 करके 0 कर दे रहा है। इसमें क्या होगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इसमें ऊपर जा रहा था, इसमें नीचे जा रहा है। फील्ड अभी भी उधर है, तो बी उधर, ये इधर, तो फोर्स इधर आ गई। तो इन दोनों आर्म्स पे फोर्स कैसी हो गई, इस पे आउटवर्ड, इस पे इनवर्ड, इस तरह से। तो ये टॉर्क जनरेट हो गया। इस आर्म पे भी फोर्स 0 हो जाएगी। अब फोर्स इस पे 0 हो गई क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है। जब करंट फ्लो किया तो क्या हुआ, टॉर्क जनरेट हो गया। वो टॉर्क इसे रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो ये जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है इसमें ट्विस्ट आएगा और इस स्प्रिंग में भी ट्विस्ट आएगा, स्पाइरल स्प्रिंग है। तो क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसी फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में ट्विस्ट आता है, ठीक है ना, और उस ट्विस्ट की वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। रिस्टोरिंग जो इसको इसकी ओरिजिनल मीन पोजीशन रिस्टोर कराना चाहता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन रिस्टोर कराना चाहता है। एक पतली सी थ्रेड ले लो, उसमें छोटा सा एक स्टोन अटैच कर दो नीचे, और इस थ्रेड का ऊपर वाला एंड फिक्स कर दो, नीचे वाले को घुमाना शुरू करो। कुछ देर घुमाने के बाद रोटेट करते जाओ स्टोन को, कुछ देर के बाद रोक करके इसे छोड़ दो, तो क्या होता है आप देखो कि उल्टा घूमता है। यानी कि कोई टॉर्क तो है आपके छोड़ने के बाद जो इसको उल्टा घुमा रहा है, रेस्ट पे था, रोटेशनल मोशन में ला रहा है, वही रिस्टोरिंग टॉर्क है। और उस थ्रेड में जो ट्विस्ट आया है उस ट्विस्ट की वजह से डेवलप हुआ है। अब 2 टॉर्क हो गए यहाँ पे वर्किंग में। क्या हो गया हमारे पास, देयर आर 2 टॉर्क्स। एक टॉर्क हो गया जो करंट ने प्रोड्यूस किया है, करंट के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। कॉइल जो करंट कैरी कर रही है वो क्लोज्ड है, इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है। इस टॉर्क को हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे दिया जाएगा, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा NIAB साइन थीटा। लेकिन आप थीटा देख चुके हो 90 डिग्री का है, ठीक है ना, इन 2 आर्म्स के लिए था और दोनों के लिए 90 डिग्री बन रहा था। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया हमारे पास NIAB, ठीक है, दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब ट्विस्ट
उसकी वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। के थीटा, अब ये कौन सा थीटा है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, कितना एंगल प्रोड्यूस हुआ वो के थीटा। के जो है टॉर्सनल कांस्टेंट है, ठीक है ना, दिस इज टॉर्सनल कांस्टेंट। जैसे आपको स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट दिया जाता था, वैसे ही आप याद करो, आपने टॉर्सनल पेंडुलम पढ़ा था तो उसमें हमने टॉर्सनल कांस्टेंट की बात की थी। तो ये के से, या इसे सी भी लिख सकते हो, सी से या कप्पा से भी डिनोट कर सकते हो, तो ये टॉर्सनल कांस्टेंट है, ठीक है। जिस समय इक्विलिब्रियम आएगा उस समय क्या होगा, ये दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। तो इन इक्विलिब्रियम ये दोनों टॉर्क इक्वेट कर दिए हमने, दोनों टॉर्क इक्वल हो गए, एन आई ए वी इक्वल्स टू के थीटा। यहां से आई को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो आई इक्वल्स टू के अपॉन एन ए बी थीटा। ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा है के अपॉन एन ए बी, दैट इज सम कांस्टेंट। मान लेते हैं इस कांस्टेंट का नाम जी है, ये रेजिस्टेंस वाला जी नहीं है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है जी। ये जी क्या है, वेयर जी इक्वल्स टू के बाय एन ए बी इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर है जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है, वो इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इसकी वैल्यू जी की हमें मार्क करके देता है, स्टैम्प्ड होता है। जैसे कॉइन के ऊपर स्टैंपिंग होती है ना, कितने रुपए का कॉइन है, उसी तरह से इसके ऊपर स्टैंपिंग होती है जहां पे उसके गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू लिखी होती है। थीटा हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है थीटा कैसे डिटरमाइन हुआ, मैं आपको समझा दूंगा अभी, लेकिन आपको लिखना नहीं है। एक बार मैं रिजल्ट तक पहुंच जाऊं फिर मैं दोबारा लौटूंगा, आपको सब चीज़ों का बताऊंगा कि क्या कैसे ऑब्टेन किया, लेकिन ये आपको जानना भी नहीं है और आपको लिखना भी नहीं है। इनफैक्ट ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। तो आई इक्वल्स टू जी थीटा हो गया हमारे पास। जी हमें ऑलरेडी नोन है और एक्सपेरिमेंटली थीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही हमें थीटा मिलता है और जी और थीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आई मिल जाता है। इसका मतलब इससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं V, तो V हमें मालूम है IR होता है, ठीक है। I की जगह I की वैल्यू जी थीटा रख दें, ये आ गया हमारे पास। तो हम करंट भी मेजर कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है, कॉइल की रेजिस्टेंस है, ये भी हमें पता होता है, जो कॉइल हमने यूज की उसकी रेजिस्टेंस है। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव है, मैंने आपसे कहा, वेरी सेंसिटिव। अब एक है इसमें करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। पहले भी हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, वोल्टमीटर पढ़ा था, मीटर पढ़ा था, तो उसमें ये टर्म्स करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़े थे। करंट सेंसिटिविटी क्या था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो करंट सेंसिटिविटी जो है CS, करंट सेंसिटिविटी, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसका मतलब थीटा बाय आई को सब्जेक्ट बनाऊं तो 1/g आता है, ठीक है। थीटा बाय आई को सब्जेक्ट बना लिया जाए, आई इधर ले गया, जी इधर ले आया, तो 1/g आता है। और जी क्या चीज थी, जी ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है दैट वाज जी, तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए मेरे को, तो ये हो गया मेरे पास NAB बाय के, ठीक है। थीटा अपॉन आई को सब्जेक्ट बनाने के बाद 1/g मिला, तो 1/g की वैल्यू रख दी मैंने, ये आ गया। अब करंट सेंसिटिविटी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एक कितने ढेर सारे टर्न्स हैं इसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। दूसरा क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द लूप। मैंने आपको दिखाया था सिलेंडर पे बाउंडिंग कर रहे हो तो क्या सभी लूप्स का एरिया इक्वल है, आप इस तरह से वाइंड कर रहे हो क्लोज टू, एक वायर ऐसे गई, फिर एक ऐसे आई, फिर इस तरह से गई, फिर ऐसे आई, ये सभी के एरियाज इक्वल है, इसी के ऊपर वाइंडिंग कर रहे हैं आप। फिगर में देखने में भले ही अलग लग रहा होगा, लेकिन सभी के एरियाज इक्वल हैं। तो किसी भी एक लूप में बाउंडेड जो एरिया है वो A हो गया हमारे पास।
अगर एल और बी दिया जाता है तो स्मॉल एल और स्मॉल बी, तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। तो ये हमारे पास करंट सेंसिटिविटी आ गई। करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, और हमारे पास ए के, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय वन टर्न ऑफ द लूप, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी। टॉर्सनल कांस्टेंट जितना छोटा होगा उतनी प्रोपोर्शन में ज्यादा होगी करंट सेंसिटिविटी। इसीलिए हमने ये पतला यूज किया है कि इसका टॉर्सनल कांस्टेंट जो है वो कम रहे, आसानी से इसकी ट्विस्टिंग हो सके। ठीक है ना, एक पतली थ्रेड है, एक पतली सी चेन है, उसको आप ट्विस्ट करना चाहते हो आप आसानी से कर लेते हो। ठीक है ना, सपोज एक गोल्ड की चेन है गले में पहनने वाली पतली, उसको ट्विस्ट करना होता है आसानी से ट्विस्ट हो जाती है। एक शिप को एंकर करने वाली मोटी सी चेन है, सोचो उसको ट्विस्ट करना हो तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा। ऐसे ही आप सोचो एक पतली सी थ्रेड है, उसे आप आसानी से ट्विस्ट कर लेते हो। एक मोटी रोप है, उसको ट्विस्ट करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो है, थिन फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप यूज की गई है कि उसका के छोटा होगा तो हमें ज्यादा मिलेगा। इसी तरह हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यानी कि थीटा अपॉन वी है। अगर थीटा अपॉन वी को सब्जेक्ट बनाए तो 1/gr आ जाता है, gr इधर आ जाएगा। ठीक है ना, v नीचे ले गए हम तो 1/gr हो गया हमारे पास, जिसमें से 1/g की वैल्यू है, r से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया थीटा अपॉन v इक्वल्स टू NAB बाय KR। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई हमारे पास। ठीक है, थीटा बाय वी, यहां से थीटा बाय वी को सब्जेक्ट बनाया 1/gr, तो ये आ गई हमारे पास। अब आप देखो इसमें भी लग रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया बाउंडेड बाय वन टर्न ऑफ द लूप से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टॉर्सनल कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक पैरामीटर r और आ गया। अब मान लो कि मेरी कोर तो फिक्स है, मैं इस पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना चाहता हूं तो कैसे बढ़ेंगे टर्न्स? एक टर्न लेने के लिए मैं इस लेंथ पे गया, सपोज ये लेंथ स्मॉल b है, एक ऐसे आया l, फिर एक b ऐसे आया। ठीक है ना, आप इसे 2r रेडियस भी कह सकते हो स्मॉल b को, और फिर ऐसे आया। तो एक टर्न का पेरीमीटर कितना हो रहा है मेरे पास? ट्वाइस l प्लस बी, एल बी स्मॉल और बी बी स्मॉल। अगर मेरे को n टर्न्स करने हैं, एक टर्न के लिए इतना पेरीमीटर चाहिए, तो कितनी लेंथ चाहिए वायर्स की? नंबर ऑफ टर्न्स एक करने के लिए मेरे को ट्वाइस ब्रैकेट में l प्लस बी चाहिए था, एक टर्न करने के लिए मुझे चाहिए था 2l प्लस बी। अगर मुझे 2 टर्न्स करने होते तो क्या चाहिए था? इसकी डबल लेंथ ऑफ द वायर चाहिए थी। 3 टर्न्स करने थे तो ट्रिपल लेंथ ऑफ द वायर चाहिए थी। यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेम कोर बढ़ाने हैं तो मेरे को लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी उतनी। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने हैं सेम कोर पे तो मुझे लेंथ भी डबल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर लेंथ डबल हुई तो व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस विल आल्सो गेट डबल। मटेरियल वही है, सेम थिकनेस की वायर है, आप उसकी लेंथ डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। यानी कि n बाय r का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अगर आप n डबल करते हो और r भी डबल हो जाता है तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है n बढ़ाना जरूरी नहीं है कि वो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो सकती है प्रोवाइडेड ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, a b k r कांस्टेंट हो तो हो सकता है। हम कोर ही बदल दें, छोटी कोर लेकर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने की बात करें, ऐसे कर सकते हैं, तो एरिया भी चेंज होगा वहां पे हमारे पास। तो हम कह रहे हैं बाकी पैरामीटर्स अगर हमारे पास कांस्टेंट हैं, वैसे वैसी पॉसिबिलिटी होती नहीं है। और आप देख रहे हो कि n बढ़ाने से, n डबल करने से, या n को n टाइम्स करने से r भी n टाइम्स हो जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि क्या जब करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी? क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? तो हमने देखा अगर हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ n को डबल किया तो r भी डबल, n को ट्रिपल किया तो r भी ट्रिपल, n को 10 टाइम्स किया तो r भी 10 टाइम। तो n बढ़ाने से कोई इफेक्ट आने वाला दिखता नहीं है यहाँ पे। तो डिपेंडेंस है a b और k पे, जबकि इसमें n पे भी डिपेंडेंस है। इसका मतलब है a b और k में से कोई भी एक चेंज होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी, और इन तीनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो करंट सेंसिटिविटी भी चेंज होगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ n चेंज करूं, यहाँ पे n चेंज कर दूं तो क्या होगा? करंट सेंसिटिविटी तो चेंज हो गई, लेकिन यहाँ जैसे ही n चेंज करूंगा उसी प्रोपोर्शन में r भी चेंज हो जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं हुई।
तो इसका मतलब है जब करंट सेंसिटिविटी चेंज करेगी तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज करेगी, लेकिन जब वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज करेगी तो श्योर है कि करंट सेंसिटिविटी भी चेंज करेगी, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी ए के चेंज से या बी के चेंज से या के चेंज से होती है, ठीक है ना। और करंट सेंसिटिविटी किससे होती है, ए चेंज हुआ तो भी करंट सेंसिटिविटी चेंज होगी, बी चेंज हुआ तो भी करंट सेंसिटिविटी चेंज होगी, के चेंज हुआ तो भी करंट सेंसिटिविटी चेंज होगी। अब हमने कहा अगर एन चेंज किया, हमने कहा एन चेंज करते ही ये इफेक्ट तो आर कैंसिल आउट कर देगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि आर भी एन के साथ उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन एन चेंज करने से यहाँ पे तो आर है नहीं, अगर आपने एन यहाँ बदल दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे एन आपने डबल कर दिया, रेजिस्टेंस भी डबल हो गई, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया वोल्टेज सेंसिटिविटी पे, लेकिन इसका तो ऑल अलोन एन पे डिपेंडेंसी आर पे थी नहीं, एन डबल हो गया तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी। इसका मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं, जब करंट सेंसिटिविटी चेंज होगी तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी, लेकिन जब वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी तो 100% श्योर है कि करंट सेंसिटिविटी भी चेंज होगी, और वो एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने आपको कि कैसे होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि क्या चीज कैसे यूज की जाती है। इसमें क्या है, इस फ्रेम के ऊपर इस तरह की एक स्ट्रिप लगी हुई है, उस पर एक इस तरह से होल्डर लगा हुआ है, होल्डर का कॉलर है जिसे हम ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं, स्क्रूज है जहां पे ला करके हम उसे चाहे रोक सकते हैं। कैसा कॉलर है, इस तरह से आया हुआ है, जैसे टेबल लैंप का होल्डर होता है ना, वैसे होल्डर आया हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगा देंगे हम इस तरह से, ठीक है, और इसको हम ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। जनरली घर में जब फिलामेंट वाले हम बल्ब लगाते हैं तो उसका फिलामेंट हॉरिजॉन्टल रखते हैं, यहाँ पे जब हम बल्ब लगाते हैं इसमें तो ये बल्ब का फिलामेंट हम वर्टिकल रखते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो बल्ब का फिलामेंट हो गया हॉरिजॉन्टल। अब हम क्या करते हैं, बल्ब से जो लाइट पड़ती है वो इस मिरर पे पड़ती है, इस मिरर से ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे हमने एक स्केल लगा रखा है इस तरह से, कहीं पे आगे वो मेजर डिस्टेंस पे कितनी दूर लगाया हमने स्केल लगा दिया, स्केल के एकदम सेंटर में 0 मार्क्ड है, ठीक है। हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं जब तक कि फिलामेंट की इमेज वो 0 की लाइन के साथ कॉन्साइड नहीं हो जाती, लगभग 0 के साथ कॉन्साइडिंग हो जाएगी, ब्लड सी इमेज बनती है, 0 की लाइन के ऊपर आ जाती है, तो अब हमारा गैल्वेनोमीटर यूज करने लायक हो गया। हम जैसे ही इसमें करंट पास करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, ये कॉइल डिफ्लेक्ट होती है और वो फिलामेंट की इमेज बहुत तेजी से मूव करती है। जब इक्विलिब्रियम भी आता है तो ये कॉइल रुकती नहीं है। जब क्या हुआ, मान लो ये रोटेट की, इस तरह से रोटेट कर रही है, ऐसे आप मान लो, तो ये इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम थी, ये रोटेट करके आई यहाँ, ये पहले ऐसे रुकी थी जब करंट नहीं पास हो रहा था, ठीक है ना, कोई ट्विस्ट नहीं था। करंट पास हुआ तो यहाँ पे आया, इतने रोटेशन के बाद इसमें क्या हुआ कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल तो हो गए, लेकिन इस कॉइल ने एंगुलर वेलोसिटी गेन कर ली थी, एंगुलर वेलोसिटी थी इसके पास, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, तो ये यहाँ रुकी नहीं, आगे चली गई। आगे जाते ही क्या होता है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो बड़ा हो जाता है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क छोटा हो जाता है, तो ये रिटार्ड होती है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाती है कहीं। अब रिस्टोरिंग टॉर्क बड़ा हो चुका तो वो इसे वापस लाता है, ये वापस आती है, फिर इक्विलिब्रियम पे आती है, लेकिन अब एंगुलर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई है तो थोड़ा आगे निकल जाती है, तो ये इस तरह से ऑक्सीलेट करती है, ठीक है। अल्टीमेटली कुछ ऑक्सीलेशंस के बाद ये रुक जाती है इक्विलिब्रियम पे किसी पोजीशन पे, इसकी कुछ डिसिपेशन होता है एनर्जीज का, वो भी अभी समझाऊंगा मेजर डिसिपेशन कैसे होता है, और वो आपको आगे के चैप्टर में कहीं मिल भी जाएगा, आप समझ भी सकोगे, अभी मैं बता दूंगा लेकिन आगे हमने उसको पढ़ना भी है एक। तो ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया। अब क्या हुआ, क्योंकि मिरर जो है थ्रेड के ऊपर या इस स्ट्रिप के ऊपर अटैच था, जब ये स्ट्रिप रोटेट हुई तो मिरर भी रोटेट हो गया। और शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो, और नहीं भी पढ़ा है तो ऑप्टिक्स में आप देख लोगे अभी करंट क्लास में। अभी मैं बता देता हूं, अगर किसी प्लेन मिरर को हम थीटा डिग्री रोटेट करते हैं तो ऐसे केस में रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट हो जाती है। अब क्या हुआ, पहले इमेज 0 पे बन रही थी, अब मान लो इक्विलिब्रियम में आने पे इमेज सर्टेन किसी दूसरे मार्क पे बन रही है, 15 सेंटीमीटर के मार्क्स पे, 20 सेंटीमीटर के मार्क पे, किसी मार्क पे और जाके बन रही है, तो ये लेंथ मुझे मालूम चल गई। यहां से मिरर तक के डिस्टेंसेस बीच में ले लेता हूं, यहां से मिरर तक का डिस्टेंस कैलकुलेटेड था, ये वाली लेंथ मिल गई, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ भी मिल गई मेरे को पाइथागोरस, यानी कि मुझे तीनों लेंथ्स पता है। तो अब मेरे को कितना एंगल ट्विस्ट हुआ वो मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया तो
मिरर कितना रोटेट हुआ है, उसका आधा रोटेट हुआ है, वही जो आधा रोटेट हुआ है वही हमारे पास थीटा है। ये आपको समझना भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ आपके, और ये आपको एग्जाम में लिखना भी नहीं है, ना मिरर का पर्पस एक्सप्लेन करना है ना कुछ करना है, सिर्फ ये बोल देना कि थीटा हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं बताना है आपको, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर क्यों रखा गया है। क्या होता है, अब हमें मालूम है कि करंट फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जैसे ही ओरेस्टेड के टाइम पे पता चला था तो उसी समय क्वेश्चन अराइज कर गया था, क्या इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है, यानी कि हम अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म ऑब्टेन कर सकते हैं, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि मैग्नेटिज्म की मदद से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकें। तो ऑफ कोर्स दैट इज वेरी ट्रू, आपने थोड़ा सा 10th में पढ़ा भी हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि एक लॉ ऐसा कहता है कि जिस कॉज की वजह से फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो उसी कॉज को अपोज करने का नेचर रखता है, इंड्यूस करंट उसको अपोज करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो क्या हुआ, जब ये कॉइल रोटेट करती है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझते हो, एनालोगस टर्म में मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लो, जैसे वहां ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर करते थे, या बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर हो जाएगा। पहले ये कॉइल मान लो इस तरह से प्रेजेंट है, तो अभी क्या है, इस फेस को देख रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले फेस को, इसको मत देखने लगेगा, पूरे क्लोज को मत देखिए, सिर्फ इस फेस को देखिए, फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो इसके साथ कुछ फ्लक्स एसोसिएटेड है नेगेटिव। लेकिन जब ये रोटेट कर गया थोड़ा सा ऐसे, तो क्या इसके साथ उतना ही फ्लक्स बदल गया, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, वो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करता है, इंड्यूस करंट। उस इंड्यूस करंट का नेचर ऐसा होता है कि वो उस कॉज को अपोज करता है जिस कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, जिस कॉज की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ है। तो यहाँ फ्लक्स का कॉज क्या था, रोटेशन, ये जब तक हिलता रहेगा वो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तो वो क्या करता है, इसको अपोज करता है, यानी कि इसके इस ऑक्सीलेशन को अपोज करता है और बहुत जल्दी इसे रेस्ट पे ले आता है। इसलिए हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लगाया है, ताकि वो इसे जल्दी रेस्ट पे ले आए, डैम्पिंग कराने के लिए लगाया। ये अभी हमसे पूछा जा सकता है कि सॉफ्ट आयरन कोर हमने क्यों लगाया, मिरर का पर्पस तो नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ लेता है कि सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पस क्या है, तो सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पस याद रखिएगा क्या है, इसका पर्पस है कि ये डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है, जिससे कॉइल जल्दी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेस्ट पे आ जाती है। ये जो जल्दी आने का प्रोसेस है, लगभग तुरंत ही आ जाती है ऐसे मान लो, इसी की वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को कई बार हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। ये जो ऑक्सीलेशंस है बीट कह रहे हैं, तो इसकी बीट्स क्या है, बहुत जल्दी डाई डाउन कर जाती है, डेड हो जाती हैं, तो हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। तो इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। अब लिखने वाली चीजें आप समझ लीजिए कि आपको लिखना क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो आप लिखोगे सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आप लिखोगे इट इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट which can be used either to detect current or to measure current or to measure potential difference between two points, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। दूसरी चीज आ जाती है वर्किंग प्रिंसिपल इसका, कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हम कहेंगे इट वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ क्लोज करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ये हमारे पास आ गया। फिर हमारा आता है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमें फिगर बनाना है, लेबलिंग करनी है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या है, इसमें एक इंसुलेटेड कॉपर कॉइल है, जिसे एक सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर जिसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हमने वाउंड कर दिए हैं। इस कॉइल को हमने एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप की मदद से एक परमानेंट यू शेप मैग्नेट के पोल्स के बीच में सस्पेंड कर दिया है। पोल्स को हमने कॉन्केव कर रखा है टू गेट रेडियल फील्ड, ठीक है, ये हमने बता दिया। ये हमने अपना सपोर्टिंग फिगर बना दिया। इसके बाद आता है कि वर्किंग का मैथमेटिकल पार्ट की क्या होता है, तो हम कहते हैं कि व्हेन द करंट इज फ्लोन थ्रू द कॉइल, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, T1 T2 से कनेक्शंस करेंगे, लिखा हुआ है, ठीक है, वेल एंड गुड, फिगर में बना हुआ है, तो आप लिखोगे जब करंट को हम फ्लो कराएंगे इस कॉइल से, तो क्या होगा, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एंड कॉन्सिक्वेंटली इट रोटेट्स। एज द कॉइल रोटेट्स द फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप गेट्स ट्विस्टेड, देयर वेयर ड्यू टू द ट्विस्ट a restoring torque is produced. At some stage of equilibrium, the deflecting torque due to the current and the restoring torque due to the twist in the phosphor bronze strip become equal. उससे पहले आप चाहो तो लिख सकते हो the deflecting torque due to the current is given by this, the restoring torque is given by this, ठीक है ना। तो at say at some angle theta equilibrium is attained.
देन रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आर इक्वल, दैट इज दोनों को इक्वेट करा दीजिए, आई को सब्जेक्ट बना लीजिए, इस चीज को आप लिख देंगे G, यहां लिखने के बाद आप लिखेंगे वेयर G इक्वल्स टू K by NAB is known as galvanometer constant and is provided by the manufacturer of the galvanometer, यानी कि हमें पहले से पता है। जब ये मिल गया हमारे को तो हम लिखते हैं थीटा इज calculated experimentally, या by knowing theta experimentally we can determine the value of current I, तो I मेजर किया जा सकता है, I can be measured by determining या calculating theta experimentally। ये बताना नहीं है कि थीटा हम एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस लिख दिया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे वोल्टेज मेजरमेंट के लिए V इक्वल्स टू आई आर, इसमें वैल्यू रख देंगे हम I की, ये हो गया हमारे पास। फिर हम डिफाइन करेंगे करंट सेंसिटिविटी, एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी, हम कहेंगे द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट इज करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स टू थीटा अपॉन आई, ठीक है ना। फिर ये जो इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को कोई नंबर दे देंगे, कहेंगे फ्रॉम दैट इक्वेशन थीटा अपॉन आई इक्वल्स टू, वो निकाल देंगे, सो करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स टू दिस मच। इसी तरह फिर हम लिखेंगे दूसरी हेडिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, इसको डिफाइन करेंगे, इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, तो थीटा बाय वी लिख दिया, और थीटा बाय वी को इस इक्वेशन को भी कोई नंबर देंगे, सब्जेक्ट बना करके जी की जगह जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये वाली वैल्यू निकाल करके दे देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स, तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ऐसे ही आप लिखोगे। उसके बाद इसके लिए लिखोगे, यहाँ पे आप बता दोगे कि अगर हम n इंक्रीज करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज्ड ऑन द, हम ऑल्टर करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, ऑल्टर कह लो, ऑन द सेम कोर, इसी कोर के ऊपर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, उसी प्रपोर्शन में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज और डिक्रीज करती है, दैट इज इफ वी इंक्रीज in same proportion R gets increased, if we decrease n in same proportion R gets decreased, that means n by R remains constant। इसके बाद आप लिखोगे कि एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेना अपने लिए, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए does increasing current sensitivity या changing current sensitivity will necessarily change voltage sensitivity, is the converse also true। तो आप लिखोगे कि जब हम करंट सेंसिटिविटी चेंज करेंगे तो इट्स वेरी श्योर कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज करेगी, लेकिन जब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी चेंज होगी। क्यों, आप लिखोगे अगर हम n चेंज करते हैं, n को सपोज डबल कर देते हैं, या आप कहते हो n को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में r भी इंक्रीज कर जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली वोल्टेज सेंसिटिविटी विल नॉट बी चेंज, बट सिंस n हैज बीन चेंज्ड, करंट सेंसिटिविटी हैज बीन चेंज्ड। इसका मतलब जब वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं चेंज हुई है, उस समय भी करंट सेंसिटिविटी चेंज हो रही है। इसी में नोट करके फिर से लिखोगे, आप लिखोगे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दो चीजें होती हैं, एक तो फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, और दूसरा क्या होता है, फील्ड लाइंस और कॉइल के बीच में, एल वेक्टर के बीच में, आपके डी एल वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो दो चीजें, रेडियल फील्ड की इंपॉर्टेंस आप बता दोगे कि क्यों रेडियल फील्ड, आप क्योंकि ये भी अक्सर पूछा जाता है कि इन पोल्स को कॉन्केव क्यों किया गया है, खासतौर से जब आपका एग्जाम का वाइवा होगा ना, तो एग्जामिनर आकर के आपसे कई बार पूछ लेता है कि इसमें पोल्स को क्यों कॉन्केव किया जाता है, और आप बता देते हो कि भाई रेडियल फील्ड जानने के लिए पूछता है रेडियल फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों चाहिए हमको रेडियल फील्ड, उसका फायदा क्या है। तो ये चीज आप यहीं पे नोट करके लिखोगे ताकि आपको मालूम रहे। हमारी अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ध्यान रखना, ये मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होता है, कोई इफेक्ट ही नहीं होता, अकेली इसी की फील्ड रह जाती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या कहते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आप कहोगे नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोल्स हैं हमारे पास, या स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट हमने यूज किया है। देखो इसका नोट मैं कह रहा हूँ, आपको खुद बनाना है, ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये या साइक्लोट्रॉन, इन दो में से एक आप मान के चलो कि आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड में आइदर साइक्लोट्रॉन आएगा या ये आएगा, तो इनको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप इन्हें लिख सको।
प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर फिगर, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, मैंने सब कुछ बता दिया आपको कैसे क्या लिखना है। आपने बस वीडियो देखना है, उसके बाद जो है उसी को फॉलो करते हुए प्रॉपरली लिख लेना है। फिगर आपको दिख ही रहा है, चाहे इससे बना लो, नहीं तो आप जो भी रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो उसको सामने रख करके उससे बना सकते हो, ठीक है ना। दिस इज द टोटल पर्पस हमारा। तो ये हमने एप्लीकेशन देखी है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। इसके बिसाइड्स मोटर भी है हमारे पास, मोटर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। उसमें भी क्या होता है परमानेंट मैग्नेट की जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। जैसे ही करंट पास करता है तो पहले तो पंखे के मोटर के अंदर मैग्नेट बनता है, उसके बीच में फिर एक कॉइल प्रेजेंट होती है, उस कॉइल में करंट फ्लो करता है तो रोटेशन आता है। तो रोटेशन आता है तो पंखे का मैंने एग्जाम्पल लिया तो क्या होता है, वो रोटेट करने लगता है रोटर पे, वो रोटेट करता है जिसकी वजह से पूरा फैन घूमता है, और मोटर क्या करती है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम मोटर को डिस्कस कर लेंगे। वैसे आप रीड कर लेना बुक से, क्योंकि मैं डिस्कस ही करूंगा मोटर को, और ज़रूरत पड़ी तो आपको नोट्स भेज दूंगा। बाकी वर्किंग बहुत क्लियर है उसकी, तो इसको आप अच्छे से देख लेना और अपना होमवर्क कंप्लीट करके भेजो मेरे को।